गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एसिड एंड बेस, जिसके 3 पार्ट तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 4 और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इससे संबंधित कुछ थ्योरीज पर बात की थी हमने। आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा हमने और ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, लक्स फ्लड अवधारणा, इन 3 की हमने बात की थी, जिसके आधार पर सब ने अलग अलग तरीके से बताया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अब हम लास्ट हमारी जो कॉन्सेप्ट है या लास्ट जो अवधारणा है, लुईस से कल्पना, जिस पर चर्चा कर रहे हैं हम, या लुईस अवधारणा या लुईस से कल्पना, या फिर अपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेवियस कॉन्सेप्ट। लेवियस कॉन्सेप्ट, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लुईस से कल्पना दी इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार अपने जो अम्ल और क्षार जो होता है उसको लुईस अम्ल और लुईस क्षार के अंदर डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं वो तो क्या होते हैं, क्षार, और जो ग्रहण कर सकते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जो त्याग सकते हैं वो लुईस क्षार और जो ग्रहण कर सकते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। ये अवधारणा यही कहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सके, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सके वो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा या लुईस क्षार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लुईस क्षार हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर सके, वो क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। लुईस अम्ल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारे पास यहाँ NH3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, BF3 है, ठीक है। जो NH3 है वो तो क्या है, लुईस क्षार है, और BF3 है वो क्या है, लुईस अम्ल है। ये लुईस क्षार है, ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इस सिद्धांत के अनुसार या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं वो तो लुईस क्षार होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल NH3 और BF3। NH3 लुईस क्षार है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता है, और BF3 लुईस अम्ल है, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है। जैसे NH3 प्लस BF3 इनकी आपस में रिएक्शन करवाई जाए, क्योंकि ये क्या है, लुईस क्षार है और ये क्या है, लुईस अम्ल है। अब अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो एक उदासीनीकरण रिएक्शन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये लुईस अम्ल है, ये लुईस क्षार है।
तो लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन दे सकता है और लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो लुईस से कल्पना जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हैं वो तो होते हैं लुईस क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वो होते हैं लुईस अम्ल। जब अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दाता और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ये तो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जनरल बातें थी। इसके अलावा अब हम लुईस इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस अम्ल और लुईस क्षार का डिवाइडेशन करेंगे कि कौन कौन से तो लुईस अम्ल हो सकते हैं और कौन कौन से लुईस क्षार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस अम्ल का वर्गीकरण। लुईस अम्ल का वर्गीकरण लुईस अम्ल का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं कि कौन कौन से, जैसे हम सबसे पहली बात करें अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, क्योंकि जो लुईस अम्ल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी कहा जा सकता है। अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। और लुईस अम्ल जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी कहा जा सकता है। तो जिन जिन यौगिकों का अष्टक अपूर्ण होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। जैसे बोरोन और एल्युमिनियम के जो यौगिक होते हैं, बोरोन और एल्युमिनियम के जो यौगिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, क्योंकि उनका अष्टक अपूर्ण होता है, उनका अष्टक अपूर्ण होता है। और अपूर्ण अष्टक वाले सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया भी है कि बोरोन और एल्युमिनियम, जैसे BF3 ये क्या है, लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल का वर्गीकरण इस प्रकार हम कर सकते हैं। दूसरा, रिक्त D कक्षक वाले यौगिक, रिक्त D कक्षक वाले यौगिक। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनका जो D कक्षक होता है वो रिक्त होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो रिक्त D कक्षक वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके D कक्षक में स्थान होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहे हैं तो वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम SF6 है ना, इसका D कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है। या SnCl4 या SeCl4, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो रिक्त D कक्षक वाले यौगिकों के हैं, रिक्त D कक्षक वाले यौगिकों के हैं। तीसरा है दनाइन क्यों बनते हैं भाई, जब इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो धनायन बनाते हैं। जितने भी धनायन हैं
हाइड्रोजन के या अन्य प्रकार की धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन बनाती हैं, तो वो धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। धनायन जितने भी होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन पर धनायन लगा हुआ है तो ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे पास NH3 है और Ag है हमारे पास, और इनकी आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो Ag इसको NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये धनायन की फॉर्म में है। तो ये सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। उसके बाद में असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, जितने भी टाइप के असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक का मतलब ये हो गया कि वे कंपाउंड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। CO2 हो गई, SO2 हो गई, इनके अंदर जो केंद्रीय परमाणु होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और उनकी विद्युत ऋणता में भी बहुत अंतर होता है। तो वो सारे क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक। ये सारे लुईस अम्ल होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे CO2 ले लो, जैसे SO2 ले लो, ये क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक, लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक, जिस तत्व के या जिस केंद्रीय परमाणु के कोश में षष्टक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन षष्टक की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक। जैसे सल्फर है हमारे पास, तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये SO3 2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करे ना तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देंगे और अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। ये तो लुईस अम्ल हो जाएगा और ये लुईस क्षार हो जाएगा, तो ये H2O3 बना लेंगे। ये होती है लुईस अम्ल और लुईस क्षार का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से। तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। इसके पास में षष्टक है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये क्या है, लुईस क्षार है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है। तो इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो लुईस अम्ल का वर्गीकरण जिसमें हमने कुछ बातें की कि लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं, अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम के जितने भी यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, वो लुईस अम्ल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल BF3। रिक्त D कक्षक वाले यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में D कक्षक रिक्त होता है वो लुईस अम्ल होते हैं। जैसे SF6 SnCl4 SeCl4, इनका D कक्षक रिक्त होता है तो ये लुईस अम्ल होते हैं। धनायन हाइड्रोजन और जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, धनायन बना सकती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जब धनायन बना सकती हैं
तो धनायन जितने भी होते हैं वो सारे लुईस समल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। असंतृप्त यौगिक केंद्रीय परमाणु जब किसी अन्य परमाणु के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो वो असंतृप्त यौगिक होता है, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, तो ये सारे लुईस समल होते हैं। इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, षष्टक होता है उनके पास, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और उनके साथ जुड़ने वाला दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। तो ये लुईस अम्ल का वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं लुईस क्षार का वर्गीकरण। लुईस क्षार का वर्गीकरण, पहला रिनाइन। अब देखो जब धनायन लुईस अम्ल हो सकते हैं तो रिनाइन जितने भी होते हैं वो लुईस क्षार हो सकते हैं। रिनाइन जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, लुईस क्षार हो जाएंगे। जैसे OH नेगेटिव हो गया या Cl नेगेटिव हो गया या NO2 नेगेटिव हो गया या F नेगेटिव हो गया, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आसानी से, और इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। तो रिनाइन जितने भी होंगे वो लुईस क्षार हो जाएंगे, जितने भी होंगे वो लुईस क्षार हो जाएंगे। एवंदी इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, एवंदी इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है जिनके पास लोन पेयर पाया जाएगा, जिन यौगिकों के पास लोन पेयर पाया जाएगा वो सारे लुईस क्षार होते हैं। जैसे हमारे पास NH3 लोन पेयर, RNH2 लोन पेयर, R2NH लोन पेयर, R3N लोन पेयर, HOH लोन पेयर, ROH लोन पेयर, ये सारे क्या होते हैं, लोन पेयर वाले या एवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जो होते हैं वो सारे लुईस क्षार होते हैं। तो अब देखो लुईस अम्ल, जितने भी लुईस अम्ल के करैक्टर पढ़े हैं ये सारे लुईस अम्ल वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए, और ये सारे क्या होते हैं, नाभिक स्नेही भी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, नाभिक स्नेही भी होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीज़ हमारे काम आती है। हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से हैं, नाभिक स्नेही कौन से हैं। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही का हम डिवाइडेशन करते हैं। तो लुईस अम्ल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं और लुईस क्षार जितने भी होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो ये इस थ्योरी की बात हुई लुईस अम्लों का वर्गीकरण, अपूर्णाष्टक वाले, रिक्त डी कक्षक वाले, धनायन, असंतृप्त यौगिक और इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले इलेक्ट्रॉन षष्टक वाले यौगिक जितने भी होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं, और रिनाइन रेवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। और वैसे भी ध्यान रखो रिनाइन और लोन पेयर वाले लुईस क्षार, बाकी सारे लुईस अम्ल, ऐसे भी डिवाइडेशन कर सकते हैं अपने। तो ये लुईस सहकल्पना थी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। लुईस सहकल्पना हमने पढ़ी। हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो बाद में उस थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो वैसे ही लुईस सहकल्पना पढ़ी हमने, इसमें भी कुछ कमियां रही थी, उन कमियों की चर्चा करते हैं। तो इनकी सीमाएं, लुईस सहकल्पना की सीमाएं क्या थी, फर्स्ट की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग HCl, H2SO4
और HNO3, ये हम हमेशा से पढ़ते हैं और इनको किन का नाम दे दिया जाता है, अम्ल का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन ये अणु नहीं है, लेकिन ये अणु नहीं है, ये इस संकल्पना के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम एस्टरीकरण की प्रक्रिया करवाते हैं या जल अपघटन करवाते हैं, ये रिएक्शन हम करवाते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है वो अम्ल और क्षार की विक्रियाएं होती हैं, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी व्याख्या नहीं की गई, इनकी व्याख्या नहीं की गई, तो इसलिए ये भी इसकी कमी रही। इसके अलावा एक उदासीनीकरण विक्रिया भी होती है, एक उदासीनीकरण विक्रिया भी होती है, और उदासीनीकरण विक्रिया का मतलब हम अम्ल और क्षार की आपस में विक्रिया करवाते हैं, अम्ल और क्षार की आपस में विक्रिया करवाते हैं, तब ये उदासीनीकरण विक्रिया संपन्न होती है। अम्ल क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन संपन्न करते हैं, और तीव्र गति से रिएक्शन संपन्न करने के कारण ये उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और उपसहसंयोजक बंध बनाने के बाद में ये अपनी अभिक्रियाएं मंद गति से संपन्न करते हैं, तो इसका कारण नहीं बताया। वैसे जनरली अम्ल क्षार की रिएक्शन जब करवाते हैं तो इनकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी, चैप्टर पूरा हो गया हमारा। इसके साथ ही हम आज की क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।